हमारे चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। पहले इसको हम ध्यान से समझेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बाद इसके अंदर करेंगे। हालांकि इसके अंदर जो सबसे मेन है वो सेक्शन नंबर 6 से रिलेटेड है। अब सबसे पहले रेजिडेंशियल की हम बात करते हैं तो अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो इंडिया, अब मैं सिंपल बात करूं ना, रेजिडेंशियल का मतलब होता है रहना। रेजिडेंशियल का मतलब है रहना। थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं। समझिएगा समझिएगा, रेजिडेंशियल का मतलब रहना और स्टेटस का मतलब होता है कि उस जगह का स्टेटस। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे। रेजिडेंशियल का मतलब रहना और स्टेटस का मतलब क्या है, पहले हम इस पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे चैप्टर को, फिर हम देखेंगे। अब मान लेते हैं कि हम इंडिया की बात करें अगर, तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इंडिया से आपके बाहर रह रहे हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब जो भारत के अंदर रह रहा है और एक बाहर रह रहा है, तो हमारा ये चल क्या रहा है, टॉपिक सब्जेक्ट क्या है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में गवर्नमेंट का मोटिव या मुद्दा क्या होगा बताओ, कि हम किस व्यक्ति से टैक्स लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए। अब मान लो एक व्यक्ति परमानेंटली बाहर रह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट बोले कि भाई तुम भी हमें टैक्स दो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मान लेते हैं कि मोदी जी चले जाएं और जाके जो बाइडेन से बोले कि भाई टैक्स दो तुम, पॉसिबल है ऐसा? नहीं है सर। यानी इंडियन गवर्नमेंट उन्हीं व्यक्ति से ही टैक्स वसूल सकता है जो इंडिया के अंदर है। अब लेकिन जो बाइडेन एक दिन के लिए इंडिया, 3-4 दिन के लिए टूर पे आते हैं, जैसे ही वो टूर पे आए इंडिया के अंदर, तो ऐसा थोड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, बोलेगा भाई अब नहीं जा सकते, पासपोर्ट नहीं जाने देंगे, आपको टैक्स देना होगा। तो इससे एक बात तो तय होता है कि सर इंडिया के अंदर जब आप इंडिया में होगे तभी आपको टैक्स देना होगा और उसके भी कुछ शर्तें होंगी तभी होगा। ऐसे नहीं कि आप इंडिया में आ गए, बाहर का कोई व्यक्ति इंडिया में आ गया, या कोई व्यक्ति इंडिया से देखा होगा 10-10 साल के लिए इंडिया से बाहर चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं NRI, नॉन इंडियन रेजिडेंट। बहुत समय के लिए चले जाते हैं, फिर वापस एक दिन आए अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बोले कि भैया जो 10 सालों में इनकम कमाया सब पे अब भारत में टैक्स दो, तुम इंडिया में आ गए हो। नहीं हो सकता। तो मैं स्टेटस की बात कर रहा हूं। स्टेटस मतलब कब आपको टैक्स देना है, कब आपको टैक्स पेड करना है, ये तो एक तो ये जानेंगे इसके अंदर। रेजिडेंशियल मतलब आप इंडिया में हो तो कितने दिन के लिए जब आप इंडिया के अंदर रहोगे तब हम आपसे टैक्स वसूलेंगे, तो उसे क्या बोला गया, रेजिडेंशियल स्टेटस। यानी भारत के अंदर आप हो तो इसका मतलब ये नहीं है आपसे टैक्स लिया जाएगा, कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, वो नियम फुलफिल करोगे तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वैसे भी मैं बताऊं, आप इंडियन सिटीजन कब होता है? अब देखा होगा अभी बहुत सारा केसेस चल रहा है कि भाई कोई बाहर के व्यक्ति इंडिया में आके सिटीजनशिप ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही आपका यहाँ पे UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर आप कह लो आधार कार्ड आपका बन गया, आप हो गए रेजिडेंट इंडियन, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। जैसे बाहर देशों में आपको वहां के सिटीजन होने के लिए बताइए क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा ग्रीन कार्ड, ऐसे इंडिया के अंदर आधार कार्ड। समझ रहे हो बात? तो इंडिया के अंदर क्या होगा, आधार कार्ड। जैसे ही आपका आधार कार्ड बना आप इंडियन सिटीजन हो गए। आधार कार्ड बनने के बाद तो सारे डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो, पैन कार्ड वैन कार्ड सब उसी से बन जाएगा। तो इंडिया में बनने के लिए आधार कार्ड। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड है मतलब हम आपसे टैक्स ले लेंगे, इंडियन सिटीजन है। क्या पता आपने आधार कार्ड बनाया और 5 साल की उम्र में, अब तो 1 साल से कम बच्चे का ही बन जाता आधार कार्ड, आपने आधार कार्ड बनाया अब यूएसए परमानेंटली चल गए, तो इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि हम आपसे टैक्स लेंगे, आप परमानेंटली यूएसए में हो? नहीं। क्या आप इंडियन सिटीजन नहीं हो?
क्या एक व्यक्ति एक ही कंट्री में सिटीजन हो सकता है? ऐसा नहीं है। कितनी कंट्री में हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। जैसे कि बीच में अभी न्यूज आया था, अक्षय कुमार को कनाडा का सिटीजनशिप मिल चुका है पहले से ही, तो वो वहां का भी सिटीजन है और इंडिया का भी सिटीजन है। समझ रहे हो ना? तो अब ऐसा थोड़ी है कनाडा का गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई तुम यहाँ के सिटीजन हो तो मुझे टैक्स दो, आप जितना फिल्म से वहां पैसे कमा रहे हो। नहीं हो सकता ना। तो दो तीन बातें समझना आप, यानी टैक्स देने के लिए कुछ ना कुछ तो रूल बनाया है गवर्नमेंट ने। और रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक व्यक्ति का अलग अलग निकाला जाएगा, हर एक पर्सन का अलग अलग निकाला जाएगा। तो सर पर्सन का मतलब वही जो कि पहले हमने देखा था, सात। बिल्कुल, जो वो सात है ना, उन सातों का अपना एक अलग स्टेटस निकाला जाएगा, इसके अंदर हम इस चैप्टर में सीखेंगे। यानी सिंपल सी बात है सर, एक वर्ड में, एक लाइन में इस चैप्टर का अगर नाम को मैं एक्सप्लेन करूं, तो इस चैप्टर के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आप इंडिया में टैक्स देने के लिए लायबल हो या फिर नहीं हो। आपका स्टेटस के हिसाब से आप टैक्स पेड करोगे या नहीं करोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका बर्थ कहाँ पे है, इंडिया का है या इंडिया के बाहर का है, उससे लेना देना नहीं है। आप इंडियन सिटीजन हो या फिर नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली एंड ओनली वन थिंग कि आपका स्टेटस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। इतनी बातें मैंने बताई आपको। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं अगर, बहुत सिंपल सी बात है, आप बताइएगा। अरे एक सेकेंड, शायद कुछ एरर आया है। आप लोग की क्लास 3:15 बजे, आप लेट आए हो। 7:15 बजे। अच्छा, टी भाई रुक जाओ, अभी करेंगे, दोबारा करेंगे, रुक जाओ। कुछ एरर है शायद। मैं दोबारा बता देता हूँ सारी चीज, क्योंकि वहां थोड़ा सा एरर आ गया था। वॉइस आ रही है आप सभी को? एक बार चेक करिएगा, वॉइस आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, मैं स्टार्टिंग से कराऊंगा, किसी का कुछ भी नहीं रहने वाला। हाँ या ना में फटाफट से बता दीजिए, वॉइस आ रही है आपकी? यस सर, अब आ रही है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, जिसका जो रह गया नहीं रहेगा मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सर हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। ये इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 6 के अंदर आता है, मैक्सिमम केसेस है इस चैप्टर में। वैसे तो सेक्शन काफ़ी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा 6, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल की बात मैं करूं तो रेजिडेंशियल का मतलब होता है रहना। सर यहाँ पे रेजिडेंशियल का मतलब, इंग्लिश का हिंदी मीनिंग मैंने बताया रहना, लेकिन यहाँ पे रेजिडेंशियल का मतलब है कि आपको रेजिडेंशियल तभी दिया जाएगा जब आपको क्या पेड करना हो, टैक्स पेड करना हो गवर्नमेंट को, तो आपका स्टेटस पहले चेक होगा, उसके बाद दिया जाएगा। स्टेटस का मतलब आपको टैक्स, या तो टैक्स आपको देना हो सकता है या नहीं देना हो सकता है। तो अगर आपको टैक्स नहीं देना तो नॉन रेजिडेंट आ जाओगे आप।
अगर आपको टैक्स देना है तो आप रेजिडेंट में आ जाओगे। तो स्टेटस का मतलब ये है या तो आपको देना पड़ेगा टैक्स या नहीं देना पड़ेगा। मैंने बहुत सिंपल सा, मैं अगर एग्जांपल लूं तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर आप इंडिया के अंदर अगर रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपके रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर 10 दिनों के लिए आ जाए, तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। हो सकता है कि इंडिया का पर्सन कभी बाहर चले गया फॉरेन घूमने के लिए, इंडिया में था ही नहीं, तो क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये देखेंगे इसके अंदर। हो सकता है कोई इंडियन सिटीजन हो। सिटीजन क्या होता है सर, जब कभी भी इंडिया के बाहर आप जाओगे ना, तो सिटीजन का मतलब होता है, बहुत सिंपल सी बात है, वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाता है आपको, तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिया वहां का रेजिडेंट बोल दिया जाता है, वहां का नागरिकता प्राप्त हो गया, उसे बोला जाता है सिटीजन। भारत के अंदर अगर आपको सिटीजन लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। अगर जैसे बाहर ग्रीन कार्ड है वैसे ही हमारा आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप क्या हो जाओगे, इंडियन सिटीजन। आधार कार्ड के लिए जरूरी नहीं होता, या फिर इंडिया कहीं का सिटीजनशिप लेने के लिए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि वहां आपको बॉर्न होना है, वहां आपको जन्म लेने का कोई आवश्यकता, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लूं, अक्षय कुमार कनाडा का भी सिटीजनशिप उसके पास है, तो क्या अक्षय कुमार कनाडा में बॉर्न हुआ था, जवाब इज नो। सेम ऐसे मैं बोलता हूं कि कल्पना चावला, कल्पना चावला इंडिया में रहती ही नहीं है, वो कहाँ रहती है, नासा में साइंटिस्ट है। नाम सुना होगा आपने कल्पना चावला का, अगर नहीं सुना आपने कल्पना चावला का नाम तो कल्पना चावला इंडिया में रहती ही नहीं है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन के अंदर आएगा क्योंकि वो यहाँ पे भी है और उसे यूएस का भी परमानेंट सिटीजनशिप मिल गया है। तो इसका मतलब सर, सिटीजनशिप की बात करें तो एक व्यक्ति के डिफरेंट डिफरेंट हर एक कंट्री में सिटीजनशिप होना पॉसिबल है, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक कंट्री में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति एक ही कंट्री में टैक्स देगा, या तो वो कनाडा में टैक्स दे दे या इंडिया में दे दे। अगर दोनों जगह टैक्स दे देगा तो उसके पास बचेगा ही नहीं कुछ वैसे भी, ठीक है ना। तो सिंपल एक लाइन में इस शब्द को अगर हम खत्म करें, कि एक वर्ड में खत्म करें, तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में क्या सीखेंगे, कौन व्यक्ति इंडिया में टैक्स देने के लिए लायबल है, टैक्स कितना देगा वो तो बाद में सीखेंगे, पहले ये तो पता कर लो कि टैक्स देने के लिए तुम लायबल हो भी या फिर नहीं हो। तो पहली बात, आपको अगर इंडिया के अंदर टैक्स देना है तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या इंडियन सिटीजन टैक्स जो होता है इनकम टैक्स, एक क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनकम टैक्स डिपेंड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, मैं रफली लिख रहा हूं, नॉट ऑन सिटीजनशिप। इस तरीके से क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा अभी, पढ़ाऊंगा अभी। क्वेश्चन क्या कहता है सर, इनकम टैक्स के अंदर पेपर में पूछते हैं सवाल एग्जामिनर, बताइए कि इनकम टैक्स उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड होता है ना कि उसके सिटीजनशिप पे डिपेंड होता है, क्या आप इससे सहमत हैं, इस पे कमेंट करिए, ये क्वेश्चन होता है। तो बिल्कुल सर हम इस पे एग्री करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आपका सिटीजनशिप हो और आप वहां पे टैक्स दो। मैंने ढेरों एग्जांपल दे दिए आपको, कल्पना चावला इंडिया की, वो टैक्स नहीं देती। इसके साथ साथ और भी ऐसे इंडिया के हैं, जैसे कि आपने अगर वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में देखा होगा तो एक हमारे इंडिया के बाहर यूके में रहते हैं, लक्ष्मीपति मित्तल नाम है उनका, ठीक है, अगर सुना होगा, स्टील के कारोबारी हैं, तो वो भी इंडिया के ही हैं लेकिन यूके में रहते हैं, बहुत रिचेस्ट पर्सन है, वो भी टॉप 10 के अंदर आते रहते हैं हर बार, तो वो भी इंडियन सिटीजन है। ऐसे ही और भी आप देखोगे तो बहुत सारे व्यक्ति आपके नोन में भी होंगे जो कि भाई यहाँ से तो चले ही गए, अब वो तो यूएस में रह रहे हैं, कनाडा रह रहे हैं, दुबई रह रहे हैं, नेपाल रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, ठीक है। तो सर वो सिटीजन कहाँ के हैं, वो सिटीजन यहाँ के हैं, तो क्या अब वो दुबई रह रहे हैं तो क्या उससे टैक्स वसूल ले, नहीं। हाँ, लेकिन अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में हो जाएगा तो फिर हम उससे टैक्स लेंगे, चाहे तुम कहीं भी रह रहे हो, उससे मतलब नहीं है। तो सर कब होगा कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया का, कोई तो होगा इसका पैरामीटर, कोई तो पैमाना होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या होगा वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक व्यक्ति का निकाला जाता है, कितने व्यक्ति होते हैं, टोटल 7। इंडिविजुअल का अलग निकलता है, कंपनी का अलग निकलता है, एचयूएफ का अलग निकलता है, पार्टनरशिप का अलग निकलता है, एओपी का अलग निकलता है, बीओआई का अलग, एओपी बीओआई तो एक ही हो गया, एचयूएफ का अलग निकलता है। तो इन सब के अलग अलग निकालते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ
तीन है, मेन तो एक ही है, इंडिविजुअल का पूछा जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो किसके लिए पूछा जाएगा, इंडिविजुअल के बारे में। दूसरा कंपनी या पार्टनरशिप या फिर एचयूएफ के बारे में आएगा, थोड़ा थोड़ा सा है वो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इंडिविजुअल का सीखना है आपने बहुत अच्छे से। तो सर इनकम टैक्स के अंदर इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस होने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। किन किन दो बातों का ख्याल रखना होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इंडिया में टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स देंगे ना, तो या तो आप रेजिडेंट होंगे या फिर आप रेजिडेंट नहीं होंगे, दो ही बात हो सकती है ना। या तो आप रेजिडेंट हैं या फिर रेजिडेंट नहीं है, दो चीजें हैं। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, यानी सर हम या तो रेजिडेंट होंगे या फिर क्या हो जाएंगे हम, नॉन रेजिडेंट। आप नॉन रेजिडेंस को सिंपल शब्दों में समझो कि आप हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं हो, आप अंग्रेज हो, ये समझो अपने आप को। रेजिडेंट के मतलब आप अंग्रेज क्यों ना हो, लेकिन टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदुस्तानी ही मानेंगे हम आपको। तो नॉन रेजिडेंट, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप रेजिडेंट हो तो नॉन रेजिडेंट नहीं होगे। तो सर रेजिडेंट होने के लिए सरकार ने दो कंडीशन बनाए हैं, उस दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दिया तो आप बच नहीं सकते, फिर सरकार के दायरे में आ जाओगे। दो कंडीशन बोला है, चेक कर लो इसका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक काम करना है, इस व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का टैक्स निकालने से पहले ये दो बातें जान लेना। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस जो हम निकालेंगे, किस साल का निकालेंगे, जिस साल पैसे को वो कमाएगा उसी साल का निकाला जाएगा, जिस साल पैसे को अर्न करेगा। और जिस साल पैसे को अर्न किया जाता है उसको कौन सा साल बोलते हैं, प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इन एनी की जगह पे मैं लिख देता हूं पर्सन if stay in India at least 182 days, 182 days इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने PY। अगर आप भारत के अंदर 182 दिन रुक जाओगे तो हम बोलेंगे आप रेजिडेंट हो। यानी जो बाइडन भी भारत के अंदर अगर गलती से रुक गया 182 दिन तो इंडियन गवर्नमेंट उसे छोड़ने वाली नहीं है, उसकी सारी इनकम के क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे हम। 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, यानी जिस साल के लिए टैक्स निकाल रहे हैं। मान लेते हैं पुतिन आ गया इंडिया में, वॉर हो रहा है वहां पे, इंडिया में आके रह गया, अगर वो 182 दिन इंडिया के अंदर रह लेता है आके, तो इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगी पुतिन साहब जितनी भी प्रॉपर्टी है अब उसके ऊपर आप क्या करो, टैक्स इंडिया में भरना पड़ेगा। यानी आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। और रेजिडेंट जैसे हो गए तो आपके ऊपर इंडिया के सारे कानून अप्लाई होने चालू हो जाएंगे। मान लेते हैं इलोन मस्क आ जाए इंडिया में टेस्ला का फर्म लगाने के लिए, और वो यहाँ पे इंडिया के अंदर रुक जाता है और वो काम में इतना बिजी हो गया कि 190 दिन रह गया, फंस जाएगा फिर इंडिया में वो। फिर जितने भी पैसे कमा रहा है उस सभी पे उसको टैक्स कहाँ देना पड़ सकता है, इंडिया के अंदर देना पड़ सकता है। अर्न कुछ नहीं करा तो भाई तुम एसएससी नहीं हो। क्वेश्चन ये है कि कोई 182 दिन बाहर से इंडिया आया, कुछ नहीं कमा रहा, तो क्या उससे टैक्स लेंगे? अगर आपकी कमाई है तभी टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं है कमाई तो हम लेंगे ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट आपको टैक्स लेने के लिए देख सकती है, नहीं देख सकती। 182 डेज। अब गवर्नमेंट ने बोला भैया ये 182 डेज, गवर्नमेंट को लगा कि जब 182 डेज का रूल बना रही थी तो गवर्नमेंट को लगा यार हमने ज्यादा वक्त बोल दिया इनको। कुछ व्यक्ति आते 100 दिन रुकते फिर भाग जाते टैक्स के डर से, फिर 100 दिन रुकते फिर भाग जाते बाहर। ऐसा कर सकते हैं ना, वो एक साल में आए 100 दिन में सारा अपना काम बनाया निपटाया और चले गए बाहर। इंडिया में टैक्स से क्या हो रहे थे, बच रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला रुक जाओ, ऐसे व्यक्ति के लिए एक और रूल लेके आएंगे।
बोला कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है तो हम चेक करेंगे उस केस के अंदर। ये इसको बोला जाता है, पता है क्या? बेसिक कंडीशन। मैंने लिखा नहीं, मैं बता देता हूं, इसको बोला जाता है सर बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन इसे बोलते हैं हम बेसिक कंडीशन। और सर ये कौन सा बेसिक कंडीशन नंबर बताया मैंने? 1। बेसिक कंडीशन क्या है? 1। याद रखने में आसानी होगी सर, बेसिक कंडीशन नंबर 1 है सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। दूसरा बोला बेसिक कंडीशन नंबर 2। बेसिक कंडीशन नंबर 2, सर बेसिक कंडीशन नंबर 2 में क्या बताया होगा सरकार ने? क्योंकि कुछ रूल तो कुछ स्ट्रिक्ट बनने थे यहां पे। तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 में बोला कि अगर कोई भी, इफ पर्सन स्टे इन इंडिया 60 days in previous year, यानी बोला गया अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों के लिए भारत में रुकता है, अगर इससे बच गया तो दूसरा चेक करेंगे। कोई व्यक्ति 60 दिनों के लिए भारत में रुकता है, कब? प्रीवियस ईयर में, और पिछले सालों में, पिछले 4 सालों में 365 days इन लास्ट 4 ईयर में। सर ये कंडीशन लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो बार बार गवर्नमेंट को धोखा दे रहा था। तो अगर इस कंडीशन से बच गया, हम उसके ऊपर दूसरा अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे सर? 60 दिन अगर तुम आ गए इंडिया में, चलो 182 डेज नहीं आए, 90 दिन आए, चलो 90 दिन देख लिया, 90 दिन आपके करंट ईयर में चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे पिछले सालों की। अगर पिछले 4 सालों के अंदर अगर आप 365 दिन आ रहे हो इंडिया में, कितने? 365 दिन। और ये दोनों बातें अगर कंप्लीट होता है, बीच में देखो मैंने क्या लगाया है? एंड का मतलब होता है दोनों। अगर इन दोनों बातों को एक साथ कंप्लीट कर रहे हो तब भी आपका स्टेटस क्या होगा? रेजिडेंट होगा। अगर इन दोनों में से आपने कोई भी एक, ये नहीं कि ये भी करोगे और ये भी करोगे, इन दोनों में से कोई भी एक आप कंप्लीट करोगे तब भी आपको क्या बोला जाएगा? रेजिडेंट बोला जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं करते आप, इफ बेसिक कंडीशन 1 और 2 नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, कोई भी इन दोनों में से 1 और 2, तो आप क्या माने जाओगे? आप आजाद हो टैक्स इंप्लीमेंट से, सरकार आपको हाथ भी नहीं लगा सकता टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी बहुत सी सिंपल से डेफिनेशन क्या बताया सर? अगर आपके ऊपर इंडिया के अंदर चाहे कोई भी हो, आपका सिटीजनशिप से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है? आपके स्टेटस से। स्टेटस देखेंगे, अगर 182 दिन आप इंडिया में रह रहे हो, पैसे कमाए, तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। क्या बोल दिया मैंने? आप हो रेजिडेंट। अगर इससे बच गए आप, तो गवर्नमेंट ने दूसरा रूल लगाया। सर दूसरा रूल क्या लगाया? कि अगर पर्सन स्टे करता है इंडिया के अंदर 60 डेज और 365 डे लास्ट 4 ईयर के अंदर, दोनों एक साथ, तब भी आप क्या माना जाओगे? रेजिडेंट। एक एग्जांपल लेता हूं, आप देखो, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं रिक्की पॉन्टिंग, बताओ कौन है ये? जो मैच देखते होंगे उनको पता है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप यही ले गया है, रिक्की पॉन्टिंग। तो रिक्की पॉन्टिंग है, मान लेते हैं इंडिया में हर साल 100 दिन के लिए आता है, पिछले 10 साल से यही चल रहा है इसका। 1 2 3 100 दिन के लिए हर साल आ जाता है। अब पूछा गया इसका रेजिडेंट स्टेटस बताओ, तो सर पहले हम चेक करेंगे कौन सा लगाएं इस पे, ये वाला। ये इस साल के लिए निकालना है, ये हमारा करंट ईयर है। तो पहले चेक करते हैं क्या करंट ईयर में 182 दिन है? नहीं है, चलो बच गया। अब अभी नहीं बचेगा, पहले दूसरा भी देखेंगे। अब इसमें क्या बोलता है? करंट ईयर में कितने दिन? 60। यस, ये तो डन कर गया। पिछले 4 सालों में कितने दिन? तो पिछला 4 साल ये है।
क्या 365 दिन है पिछले 4 सालों में? है। 400 दिन हो गए ना, 365 ही नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, तो कम होंगे तो फिर ये बच जाता। मान लो इस साल आता, सपोज करो आपका दूसरे आंसर में देता हूं, इस साल आता 100 दिन के लिए, 100 दिन के लिए एक बार कर लेते हैं, और एक बार कर लेते हैं हम 60-60 दिन आया है, ठीक है। इसके बाद नहीं है। पहले येलो वाला जो कर रखा है मैंने उसकी बात करते हैं। तो येलो वाले के हिसाब से ये वाला कंडीशन दोनों पूरी कर रहे हैं, तो इसका येलो वाले के हिसाब से आपका जवाब होगा ये क्या है, रेजिडेंट। मैं आर सिंबल डाल रहा हूं इसको, क्या है ये, रेजिडेंट। और रेड वाला जो मैंने लिखा है, चलो यहां पे तो आ गया इसके अंदर, लेकिन पिछले 4 सालों में कितने हुए, तो ये वाला तो पूरा नहीं कर पाया। इसका मतलब अब रेड वाले के हिसाब से देखा जाए तो नॉन, बड़े सारे क्वेश्चन करने हैं, अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। करंट ईयर वाला नहीं, पिछले, मैंने बोला लास्ट, करंट ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले वाला। मैंने 90 डेज बोल दिया क्या कहीं पे? नहीं, यहाँ 60 लिखा है देखो, 60 अगर मैंने बोल दिया है तो आप समझ जाओ 60 और 365 की बात कर रहा हूं मैं। बताओ बताओ, हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये आया, सर यहाँ पे वो 35 दिन है और इस साल पूरे साल है 365 दिन, तो करंट ईयर में कितने दिन होना चाहिए, 60 तो है नहीं करंट में, तब भी नॉन रेजिडेंट ही हो जाएगा ये। दोनों बातें यहाँ पे इकट्ठा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हम रेजिडेंशियल स्टेटस इस साल का निकाल रहे हैं। अगर मैं इसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछूंगा तो भाई करंट में 365 है, तब तो यही वाला पूरा कर रहा है, इधर क्यों जाएंगे हम, ठीक है ना। अब आ जाता है सर, यहां तक आपके क्वेश्चन थे, अब आ जाते हैं इसके एक्सेप्शन। नहीं, नॉन रेजिडेंट का तो यही है कि भैया तुम कंडीशन सेटिस्फाई मत करो, नॉन रेजिडेंट। अभी लिखने के लिए प्रॉपर टाइम देंगे, अभी लिखिएगा मत, समझिएगा। इसके बाद आ जाता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के मतलब इंडिया के लोग जो थे, इंडिया के लोग, उन्होंने क्या करा, जोर शोर से विरोध किया। भाई हम 60 दिन आते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, और फिर हर बार आना जाना लगा रहता है, हम तो यहाँ के भी हो जाते हैं और वहां के भी रहते हैं, दोनों जगह टैक्स देने पड़ते हैं, हम कहीं के नहीं रहते, फिर तो दोनों जगह टैक्स दे के बचा ही क्या उसके पास। फिर गवर्नमेंट ने बोला रुको, आप इंडिया के अंदर आ रहे हो तो आपके ऊपर कुछ व्यक्ति के लिए, कुछ व्यक्ति के लिए बोला कि आपके ऊपर सिर्फ ये रूल लगेगा, ये वाला नहीं चेक करेंगे, भारतीय जो भी हो आप, आपके ऊपर सिर्फ कौन सा रूल लगेगा, ये वाला लगेगा, ये वाला चेक नहीं करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति है, 3 तरीके की व्यक्ति हैं जिसके ऊपर कौन सा रूल लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला नहीं लगेगा। देखते हैं कौन से 3 तरीके के लोग हैं वो। यानी मैं सिंपली बताऊं ना आपको, तो एक्सेप्शन केस, सर किसका एक्सेप्शन केस, या अगले पेज पे चले, चलो अगले पेज पे चलो, नहीं इसमें थोड़ा सा है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। जो हमने सीखा है वो सीखा तो ठीक है, लेकिन इन बातों पे वो सीखी हुई बातें अप्लाई नहीं होगा। अभी तक सीखा है कोई व्यक्ति एक कंडीशन से बचा तो हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे दूसरा, अगर दूसरे से बचा तब वो बच गया, अभी तक ये सीखा है। लेकिन एक्सेप्शन का मतलब कोई व्यक्ति जो है उसके लिए हम दूसरा देखेंगे नहीं, एक से बच गया मतलब वो बच गया। तो क्या क्या बोला गया, 2 तरीके के, एक कई बार पर्सन ऐसे होते हैं ना, नंबर 1 पर्सन गो आउटसाइड इंडिया, फॉर, कोई भी पर्सन गो आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है, कौन, इंडिया के व्यक्ति अब नौकरी करने गए इंडिया से बाहर। इंडिया में कभी आते हो 70 दिन, कभी 90 दिन, कभी 80 दिन, 50 दिन, हर साल तो आओगे फैमिली से मिलने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर दूसरे वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ क्या चेक करेंगे, अगर 182 दिन ज्यादा फैमिली के साथ रुक गए आप यहाँ पे,
तो भैया नहीं चलेगा, फिर तो आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर 50-60 दिन 2 महीने की छुट्टी का उन्होंने देख लो आप, 2-2.5 महीने का, तो चलेगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पे रखा गया दूसरे नंबर पे क्रू मेंबर। क्रू मेंबर कौन होता है पता है आपको? कौन होता है बताओ? एयरपोर्ट पे नहीं। हाँ एयरपोर्ट पे भी होता है, बात ठीक है, और भी जगह होते हैं। अगर मैं आपको क्रू मेंबर दिखाऊं, तो है क्या क्रू मेंबर मेरे पास? क्रू मेंबर की हम बात करें तो जो इंडियन शिप है ना, इंडियन शिप, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जो एयरपोर्ट पे होते हैं और जो इंडियन एयरलाइन या किसी भी एयरलाइन में होते हैं, उससे भी क्रू बोला जाता है। आप कभी ट्रेवल करोगे तो हमारे क्रू करके वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हम शिप की बात करेंगे, इंडियन शिप। कोई भी इंडियन शिप पे या नॉन रेजिडेंट्स किसी भी शिप पे दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक शिप को चला रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो शिप को चला रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? ड्राइवर। उसे बोलते हैं कैप्टन। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सपोर्टिंग में होते हैं, जैसे इंडियन एयरलाइंस में या किसी भी एयरलाइंस में की बात करें तो वहां पे देखोगे एक कैप्टन होता है और एक जो सर्व करती है, एयर होस्टेस बोलते हैं, उसे क्रू मेंबर बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो और जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उसे क्या बोला जाता है? क्रू मेंबर। तो ऐसा व्यक्ति कोई भी हो जो कि इंडियन शिप पे या किसी जो नॉन रेजिडेंट शिप पे एज अ क्रू मेंबर काम कर रहे हो, क्रू मेंबर क्या कर रहे हो? एज अ वर्क कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी कंडीशन नंबर 2 नॉट अप्लाई। कंडीशन नंबर 2 नॉट अप्लाई। क्वेश्चन कहना है कि अगर हम 183 और या 283, 2 साल, 2 साल नहीं, करंट ईयर का ही चेक करेंगे। हाँ 4 सालों में मैंने कहा 365 दिन, 4 सालों में अगर वो 365 से ज्यादा रह लेता है, कोई बुराई नहीं है उसमें, वो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। अभी काफी सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, एक बार मैं कॉन्सेप्ट एक बार खत्म कर लूँ ना, फिर सारे हम पॉइंट्स पे आ जाएंगे। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट बोला गया इंडियन ओरिजिन। तीसरा एक्सेप्शन सर, इंडियन ओरिजिन पता है कौन होता है? दिखाते हैं आपको इंडियन ओरिजिन। ये तो देखो, आपको मैं दिखा रहा था क्रू मेंबर, ये देख लो क्रू मेंबर ऐसे होते हैं। ये जो यहाँ पे टर्बन में है वो तो मुझे कैप्टन लग रहे हैं भाई, यहाँ पे सरदार जी जो है वो क्या है? कैप्टन। वो क्रू मेंबर नहीं है। इसके साथ में जो ये सारे हैं ना, ये कैदी नहीं है, ये क्रू मेंबर है, उस शिप पे काम करने वाले, ठीक है ना। वो क्या है? क्रू मेंबर। तो इनकी बात कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा ही काम कर रहा है तो उसके ऊपर, जब कैप्टन है ना, तो कैप्टन के ऊपर तो सर दोनों कंडीशन अप्लाई होगा आपका, क्रू मेंबर के ऊपर एक होगा। और इंडियन ओरिजिन भी दिखा देते हैं कौन होता है सर। इंडियन ओरिजिन ये है हमारी इंडियन ओरिजिन। यानी सर इंडियन ओरिजिन का मतलब है वो व्यक्ति, ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन का मतलब है जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था। देखो आजादी की तो बात करें, आजादी का तो छोड़ो, एक भारत डिवाइड हुआ था, ठीक है ना। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान, जिसके भारत के दो हिस्से हो गए थे, तो डिवाइड हो गया था। तो या तो कोई भी व्यक्ति, या तो खुद पर्सन, या उसके मम्मी पापा, या उसके दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, या नाना नानी, अगर ये इंडिया में बॉर्न हुए हैं 1947 से पहले, तो आप या आप खुद 1947 से पहले, तो आप माने जाओगे इंडियन ओरिजिन। यानी आपका इंडिया से एक गहरा नाता है, सिंपल सी बात है।
उसे बोला गया इंडियन ओरिजिन। आप इंडिया ओरिजिन का मतलब क्या है, वहीं से निकले हो आप। तो कल्पना चावला, अभी एज पता चल रही होगी कितनी है, मान लो 40 साल होगा। तो इसके जो दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, क्या कल्पना चावला की अगर बात करें, उसके दादा दादी नाना नानी अगर इंडियन, क्योंकि इंडियन ही है ये, तो इंडिया के अंदर बॉर्न हुए होंगे, 1947 से पुराने ही होंगे वो। तो इसलिए इसे मैंने क्या बोला, इंडियन ओरिजिन। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर भी हैं। इंग्लैंड में एक क्रिकेटर हुआ करता था, मोंटी परीसर के नाम से होता था, मोंटी पनीसर होता है, परीसर था कुछ, वो भी क्या था, इंडियन ओरिजिन। मतलब मेरी सिंपल सी बात है सर, आप या आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी 1947 डिवाइड होने से पहले अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, तो आपको एक स्टेटस मिलता है इंडिया में, स्पेशल स्टेटस, जिसको बोला जाता है इंडियन। तो सर आपके ऊपर भी कंडीशन नंबर 2 नॉट अप्लाई। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई। तो इन 3 व्यक्ति के लिए सिर्फ कौन सा कंडीशन चेक करोगे, 182 वाला सिर्फ 180, दूसरे वाला 60 और 365 वाला चेक नहीं करना। ये सब ठीक ठाक चल रहा था, इतनी सी बातें, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो उस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर लास्ट से लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आया। एक अमेंडमेंट क्या आया सर, कि जो इंडियन ओरिजिन है ना, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं रेप, मेरे को पता नहीं कल्पना चावला का क्या है, कल्पना चावला, अच्छा फिर सॉरी भाई, ठीक है, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा था, कोई मिला नहीं जो जाना पहचाना था, थोड़ा ये ले लिया। शायद मैं, मेरे को विजय माल्या ले लेना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से जिन बच्चों को पता होगा उसे जिंदगी भर याद रहेगा। जब ऐसा चल रहा था ना इंडियन ओरिजिन, अब मान लीजिए कि इंडियन ओरिजिन के केस के अंदर, मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है सर, इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति या उसके दादा दादी या नाना नानी बॉर्न कहाँ हुए, वो इंडिया में, कब, आजादी से पहले, तो उसे क्या स्टेटस मिल जाएगा, इंडियन ओरिजिन। लास्ट ईयर गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई कि भाई ऐसे तो बहुत सारा पैसा इंडिया के अंदर ट्रांसफर होता है, उसने दादा दादी को ट्रांसफर किया जाता है। उसने बोला कि सर इस केस के अंदर आपके ऊपर कंडीशन नंबर सिर्फ 1 अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक और कंडीशन गवर्नमेंट ने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। सर एक और कंडीशन क्या ऐड ऑन कर दिया, नंबर, मैं इसी की बात कर रहा हूं, सिर्फ थर्ड के कॉन्टेस्ट में बात करूंगा मैं। थर्ड के अंदर बोला कि सर आप दोनों तो ठीक है, आप दोनों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको नहीं छोड़ा गया। इनको बोला गया कि आप का इंडियन ओरिजिन हो, ओके, आपके ऊपर हम एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर आपकी इनकम नॉट एक्सीड 15 लाख अदर देन इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, मतलब कहा गया कि जो इंडियन ओरिजिन है, अगर उसकी इनकम भी साथ के साथ, आपको अगर 182 वाला सिर्फ चेक करना है ना, तो उसका जो इनकम है, फॉरेन इनकम को छोड़ दो, इंडिया की इनकम अगर 15 लाख रुपए से कम कमाया जा रहा है, मान लेते हैं कि कोई इंडियन सिटीजन है जो कि बाहर रह रहा है काफी टाइम से, जैसे विजय माल्या, उसने करोड़ों रुपए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, और पता चल जाए गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस पर से ब्याज ब्याज सिर्फ 14-15 लाख तो बन ही सकता है। तो अगर उसका ब्याज 15 लाख रुपए तक रहा, तब तो हम उसको छोड़ देंगे, तब तो यही सिंपल सा रूल चलेगा। लेकिन जैसे ही 15 लाख से एक्सीड होगा, उसके लिए एक और रूल आ जाएगा। इनकम, कौन सी इनकम, इंडिया से होने वाला इनकम, फॉरेन इनकम छोड़ के। तो सर इसका मतलब अगर इसकी इनकम 15 लाख अदर देन फॉरेन इनकम, मैंने कहा कि नॉट एक्सीड, इसका एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन रेज होता है सर कि अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गया तो क्या लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगने वाला है, देन
बोला गया अगर इफ इनकम एक्सीड 15 लाख, कौन से वाला, अदर देन फॉरेन इनकम, तो सर आपके ऊपर कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा। सर आपके ऊपर कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कंडीशन नंबर 2 के अंदर क्या था बताएंगे जरा, थोड़ा याद हो तो। सर कंडीशन नंबर 2 में था 60 दिन होना चाहिए और 365 दिन पिछले 4 सालों में होना चाहिए। तो सर कंडीशन नंबर 2 जरूर अप्लाई होगा, लेकिन 60 दिन जहां पे बोला गया है ना, उस 60 दिन को थोड़ा सा हम बदल देंगे और उस 60 दिन के अंदर हम 60 डेज की जगह पे आपका चेक करेंगे 120 डेज। आपका क्या चेक करेंगे, 60 डेज की जगह पे 120 डेज। इसका मतलब सर आपका कहना है ये 60 दिन है, इसके साथ भी कोई और रूल है क्या? बिल्कुल, इसके साथ एक रूल बन जाता है 120 डेज एंड 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। लेकिन ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता सर, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओरिजिन। और सर सभी इंडियन ओरिजिन पे अप्लाई होगा या कुछ एक इंडियन ओरिजिन पे? सर सभी पे अप्लाई नहीं होगा, जिसकी इनकम एक्सीड हो रही होगी। ये सभी इंडियन पे होगा नहीं होगा? नो सर, ये सिर्फ उसी के इनकम होगा जिसकी इनकम, हुज इनकम एक्सीड 15 लाख। मैं हर बार वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सीड, इसका मतलब 15 लाख है तो वो बच गया। और कौन सा 15 लाख? इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम। लॉ में क्या है, अदर देन फॉरेन इनकम। ये पिछले साल ही अमेंडमेंट आया था, जो चेंजेस आया था ना वो पिछले साल ही करा था गवर्नमेंट ने कोविड के ड्यूरेशन में। फिर से एक बार दोबारा देखते हैं सर, इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस में आपके दो स्टेटस है, या तो आप रेजिडेंट होगे या नॉन रेजिडेंट होगे। रेजिडेंट होने के लिए आपको 182 डेज इंडिया में रहोगे जिस साल, उस साल आपका स्टेटस रेजिडेंट होगा। अगर 182 डेज नहीं हो तो आपका चेक किया जाएगा 60 दिन और 365 दिन लगातार पिछले 4 सालों में, तब आपका रेजिडेंट माने जाओगे। इन केस आप इन दोनों से बच जाते हो तो आप किस में चले जाओगे, नॉन रेजिडेंट में। लेकिन फिर कुछ एक्सेप्शन केसेस है। सर एक्सेप्शन केसेस क्या है, 3 कंडीशन के अंदर आपके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रूल अप्लाई होगा। कंडीशन नंबर 1, अगर आप क्रू मेंबर की तरीके से काम करते हो। कंडीशन नंबर 2, अगर आप काम करते हो इंडियन पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और सर कंडीशन नंबर 3, अगर आप क्या हो, इंडियन ओरिजिन हो। लेकिन इंडियन ओरिजिन के अंदर सरकार ने थोड़ा सा लफड़ा डाला हुआ है 15 लाख रुपए वाला। अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इंडिया वाली इनकम की बात कर रहा हूं, अगर आपकी 15 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, ऐसे सिचुएशन में आपको माना जाएगा, आपके ऊपर अप्लाई होगा कंडीशन नंबर 2 भी, लेकिन 2 होगा विद चेंज के साथ। वहां पे 60 की जगह पे क्या चेक कर लिया जाएगा, 120 दिन। पहले बात को समझिए। नहीं, फॉरेन इनकम नोट नहीं करेंगे हम। अगर कोई फॉरेन इनकम हो रहा है तो नहीं देखना उसको। अगर मान लो कोई पर्सन है, जैसे मान लेते हैं विजय माल्या की बात कर लेते हैं। विजय माल्या जो है वो क्या करता है, इंडिया से पैसे कमा रहा है, उसकी 13 लाख रुपए इनकम हो रही है और बाहर करोड़ों रुपए कमा रहा है फॉरेन इनकम वो, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट के कैटेगरी में रखेंगे। उसके ऊपर सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होगा, 182 दिन वाला। कह रहे हैं अगर किसी का सन, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा अमनदीप, ये रेमिटेंस का पार्ट है, सारी चीजें हम करेंगे आगे ये। हाँ जी, जितने बच्चे भी लाइव हैं, जो है फटाफट से कमेंट लिखिए,
ताकि मैं इसके आगे और जा पाऊं। चलो एक छोटी सी पॉइंट और है, उसको करके फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे, सिर्फ बेसिक कंडीशन खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट ये है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं कि वो पैसा तो कमा रहे हैं और वो कहीं का रेजिडेंट ही नहीं हुआ। जैसे मान लो 50 दिन रह गया इंडिया में, 50 दिन रह गया यूएसए में, 50 दिन रह गया ऑस्ट्रेलिया में, 50 दिन चले गया पाकिस्तान में, 50 दिन चले गया नेपाल में, पूरे इंडिया घूम लिया उसने, पैसे कमाए खूब उसने, मतलब पैसे तो कमा ही रहा है। अब इस तरीके से देखा जाए तो वो टैक्स के दायरे से तो बच गया ना। तो इंडियन गवर्नमेंट एक और अमेंडमेंट लेके आई सेक्शन 61A के अंदर कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहीं पे भी उससे टैक्स नहीं वसूला गया और अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर हो रहा है, तो ये कंडीशन जो हमने देखा है, इस कंडीशन को छोड़ो, उससे टैक्स ले लो, आप उसे इंडियन रेजिडेंट मान लो। हाँ वो भी बात करेंगे अब कुछ, अभी जैसे कि वो इंडिया के अंदर रह रहा है नहीं रह रहा है, सारी बातें करेंगे एक एक करके। नहीं, नोट्स करने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगा जब तक खत्म नहीं कर लूँ। अभी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दीपक, मैं जो भी आपके हैंड रेस का क्वेरी है, जो भी बच्चे हैं उनका हैंड रेस का डाउट लूंगा मैं, एक बार मैं अपना कॉन्सेप्ट पहले खत्म कर लूँ, मैं बोल दूँ ओके मेरी तरफ से हो गया फिर। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कोई व्यक्ति पागल है जो बताएगा 182 दिन रह रहे हैं, कोई पागल है जो बोलेगा हम 60 दिन रह रहे हैं इंडिया में। इनकम टैक्स वाला इसके साथ तो हमेशा रहेगा नहीं, ये तो बोल देगा मैं इस दिन, मैं तो इतने दिन ही रहा भाई। तो इंडिया के अंदर ना 2 लॉ हैं, एक सेकेंड, इंडिया की हम बात करें तो 2 लॉज हैं। इंडिया की हम बात करें तो 2 लॉ हैं, एक है क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना, क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या है, और एक है हमारा इनकम टैक्स का लॉ। दोनों की कहानी देखो किस तरीके से होता है। अब तो गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी भी व्यक्ति को आप हथकड़ी भी नहीं लगा सकते। क्यों? उससे उसका इंसल्ट होता है। अगर किसी ने मर्डर कर दिया है, आप देखना कई बार, ठीक है, अगर किसी का मर्डर कर दिया है या कुछ भी उसके ऊपर आरोप है, जब तक उसके ऊपर तय नहीं हो जाता, हाँ, तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे या रस्सी पहले बांध देते थे, अब रस्सी शायद बांध देते हैं जो कोई ज्यादा ही अगर है, हथकड़ी नहीं लगाते अब। ऐसा क्यों कानून बनाया गया? तो जज मानते हैं कि भाई इसके ऊपर इल्जाम लगाया, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, जज बोलते हैं मेरी नजरों में सबसे भोला यही है, इसने मर्डर कर दिया, सबसे भोला यही है। किसने इल्जाम लगाया? पुलिस वालों ने बोला कि हमने देखा है, हमारे पास कंप्लेंट आए, तो पुलिस वाले आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रूव करिए कि इसने मर्डर किया है। तो आप देखते हैं जैसे मर्डर का केस होता है काफी दिन तक चलता है, सिर्फ यही लॉ है जो उस वजह से। और दूसरा कानून है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में जज बोलते हैं कि जिसके ऊपर लगाया गया है इल्जाम कि उसने इनकम टैक्स की चोरी की है, वही चोर है। अगर वो बोलता है मैंने इनकम टैक्स की चोरी नहीं की है, तो उसकी जिम्मेदारी है प्रूव करे कि तुमने चोरी नहीं की है। तो दोनों लॉ का देख रहे हो, एक में जज सामने वाले कल्पिट को, सामने वाले व्यक्ति को क्या मान रहा है? इनोसेंट, क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग, और इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग उसे क्रिमिनल ही मान रहा है वो, कि भाई तुमने ही सारा का सारा जो है ये काम किया है इसकी वजह से। इसीलिए आपने देखा होगा सीबीआई का रेड, इनकम टैक्स का रेड, ये जल्दी जल्दी फटाफट से हो जाता है, इसमें पूछा नहीं जाता, इसमें फटाफट बंद के पकड़ के जेल फटाफट डाल दिया जाता है। लेकिन मर्डर केस के अंदर देखोगे, मर्डर कर दिया है, फिर कुछ दिनों बाद फिर घूम फिर के आ जाता है, अभी चल रहा है केस, तो ये कहानी चलती रहती है। तो अब कहते हैं कि सर कैसे पता चलेगा 182 डेज? तो ऐसे सिचुएशन में आपने अगर गवर्नमेंट को नहीं बताया कोई बात नहीं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट के पास गलती से चले गए तो गवर्नमेंट कहेगा हम तो बोल रहे हैं 182 दिन, तुम प्रूव करो। कैसे नहीं? तुम प्रूव करोगे कि कैसे नहीं किया है। समझ में आई बात आपको? तो यहां पे 182, अगर आप आते हो इंडिया और गवर्नमेंट को कानो कान खबर नहीं लगती,
आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता चल जाता है तो आपसे जब पूछा जाएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप प्रूफ करिए। अगर आपने प्रूफ कर दिया 182 1 डेज तो फिर आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप बच जाओगे। अगर आपने प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। हर जगह पे बोला गया इन इंडिया। अब सबसे पहले डिफाइन करना होगा सर इंडिया का मतलब क्या है, ठीक है ना। क्या बोला गया हर जगह पे, इन इंडिया। बच्चे कह रहे हैं कि सर गली में भाई ऐसी बातें मत करो, मर्डर हुआ था तो पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया है। तो वो मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो तो कोर्ट तक गया ही नहीं, तो ऐसी बातें मत करो। दूसरा पूछ रहा है भाई साहब आप कहाँ रहते हो, हमें भी बताओ। यहाँ तक एक छोटा सा पॉइंट और मुझे क्लियर करने दें। जो लाइव क्लास में बच्चे हैं, मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ बस। क्या कह रहे हैं? चलिए अब पहले हम डिफाइन कर लें सर इंडिया क्या कहा गया इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स के अंदर इंडिया को भी डिफाइन किया गया। कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, बस मुझे टाइम दीजिए। हाँ ये लो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इंडिया, नहीं कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं यहाँ पे। सर एवरीथिंग इज क्लियर, कैरी ऑन टॉपिक। ओके ठीक है, चलिए आपके सामने लेके आते हैं। ये क्या है? ये भारत। अब इसके अंदर इंडिया की बात करें तो ये सारा का सारा एरिया क्या है, इंडिया का। इसके साथ वाला ये सारा एरिया क्या है, यहाँ पे है क्या वैसे, पानी। यहाँ पे पूरा पानी है। इस साइड में अलग एरिया चले जाता है, इस साइड में अलग एरिया चले जाता है। तो इंडिया को डिफाइन करते हुए ना हर कंट्री का अपना, जहां पे ये खत्म हो रहा है ना लाइन, इस लाइन को खत्म होने के बाद भी कुछ एरिया उनका अपना माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ खत्म हुआ। तो इसका मतलब सर यहां से कितना एरिया यहाँ पे माना जाता है, तो जवाब है यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल। अब पानी है, पानी को किलोमीटर में नापोगे ना तो नहीं नाप सकते। पानी का वेव्स होता है ना, तो वेव्स होता है, तो उसको नापने के लिए हम यूज करते हैं जैसे कि नॉटिकल माइल। तो यहां से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक आपका इंडिया का ही हिस्सा माना जाएगा। कितने माइल तक? 12 नॉटिकल माइल तक। सर हर किसी के हिसाब से ना अलग अलग है, देखो जीएसटी के हिसाब से अलग होता है, यहाँ के हिसाब से अलग है। 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया का हिस्सा माना जाएगा। और इंडिया का जो टेरिटरी बॉर्डर होता है ना वो कहीं इससे ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी बोला गया कि अगर 12 नॉटिकल माइल हो, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठ के ताश खेल रहा है, अब वो आ गया 12 नॉटिकल माइल के अंदर, उसे बोला जाएगा भाई तुम इंडिया में ही थे, अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना। सेम इंडिया से ऊपर, कुछ बच्चे बोलते हैं भाई हम तो इंडिया में थे ही, कुछ बच्चे कहना, कुछ लोग बोलते हैं हम इंडिया में थे ही नहीं, जैसे फिशरमैन होते हैं बेसिकली उनके लिए, कि वो तो ज़्यादातर यहीं पे होते हैं, तो बोलते हैं हम इंडिया का पार्ट ही नहीं है, तो फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता है। दूसरा, एयर में,
अगर इंडिया से ऊपर एयर में भी हो, आप अर्निंग कर रहे हो उस टाइम पे, तो वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी। कैसे? एयर में आप कोई भी, आप मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के जो कि पूरा एरिया है हमारा, उस एरिया के ऊपर कोई एरोप्लेन है या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, जैसे कि एयर में आपने पैसे कमाए हैं कुछ, हाँ पैराशूट मान लो, अगर आपने पैसे ऊपर कमाए हैं, मेरी सिंपल सी बात है, अगर ऊपर, अब देखो कई बार पता है क्या होता है, जैसे इंडिया के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, वहां पे कोई भी अगर चाइल्ड बॉर्न होता है उस ड्यूरेशन में, उसे इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है। अगर यूएसए से ऊपर से चला गया तो उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ये रूल है। सर कैसे पता चलेगा? उस टाइम पे इतने सारे वीडियोस है, उतने सारे क्रू मेंबर है, सभी तो विटनेस है। तो ये क्या रहता है, रूल है। ऐसे ही इंडिया के अगर एयर की बात करें, कोई पैसे कमा रहा है, जो भी विटनेस अगर कोई भी मिलता है, तो उस केस के अंदर उसे इंडिया का इनकम माना जाएगा। और अगर 12 नॉटिकल माइल तक रहता है तो भी उसे इंडिया का इनकम माना जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा इंडिया का हिस्सा अंदर वाला तो है ही है, साथ के साथ ये भी। दूसरी बात, कुछ व्यक्ति कहते हैं सर, कुछ पर्सन का कहना है कि हम ना ऐसा कर रहे थे, हम कि हम यूएसए से आए और सीधा मुंबई में आए। यूएसए से हम आ गए मुंबई में, और मुंबई से आने के बाद, इधर ही है ना मुंबई, किधर है? आज चलो छोड़ो जहां भी है, मुंबई में आए, 10 दिन यहां पे रुके, 15 दिन यहां पे रुके, 20 दिन यहां पे रुके, 30 दिन यहां पे रुके, 50 दिन यहां पे रुके। तो सर इंडिया में रुकने का मतलब है आप इंडिया के किसी भी जगह पे रुके गए हो तो इंडिया में ही सबको जोड़ के 182 डेज काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है जरूरी है कि एक ही प्लेस पे आपको रुकना है। बिल्कुल, अगर 182 दिन से ज्यादा टूर करेंगे तो उनसे भी लेंगे, या 60 दिन 365 दिन वाला क्वालिफाई करो, उससे भी लेंगे हम। इसके बाद बोला गया कि जब कोई इंडिया के अंदर आएगा, मान लो कोई व्यक्ति अचानक से 181 डेज हो रहा है, वो तो बच गया। लेकिन बोला गया जिस दिन इंडिया में आओगे ना आप, वो बोलता है कि सर मैं तो 12 बजे आया हूं, मैं 1 सेकंड पहले आया हूं मैं। तो अगर कोई ऐसा है जो कि इंडिया के अंदर आता है, तो डे ऑफ अराइवल माना जाएगा आप हिंदुस्तान में ही हो, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना हो। जैसे दिन शुरू होता है कब, जैसे कि अगर मैं 11:59 की बात करूं, तो आज की तारीख की 11:59 की रहेगी, कितनी तारीख है? 7 है, 6 तारीख रहेगी। 11:59 के बाद 12:01 पे 7 तारीख आ जाएगा, 12 बजे के बाद 11:59 पे इत्तफाकन वो इंडिया में आ गया। इंडिया के टेरिटरी वाटर, इंडिया के एयर में वो आ जाता है, और टोटल इंडिया में बन रहे 181 दिन। अब गवर्नमेंट चेक करेगा कि भाई जब आ रहे थे तो कहाँ थे, तो देखा 11:59 पे वो इंडिया में आया था, सिर्फ कितने, 1 मिनट के लिए इंडिया में था, 1 दिन के लिए। बोला जाएगा तुम पूरे दिन के लिए इंडिया में थे, तुम्हें टैक्स देना होगा। यानी सिंपल सी बात है सर, डेज ऑफ अराइवल, कितने जो भी दिन हो, कितने टाइम के लिए आए हो मैटर नहीं करता, 24 घंटे के लिए आपके लिए वो फुल डे इंडिया के अंदर माना जाएगा। सेम ऐसे डे ऑफ डिपार्चर, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, इंडिया छोड़ के आप बाहर जा रहे हो, ऐसे सिचुएशन में भी माना जाएगा आप इंडिया में ही हो, भले ही आपने 1 मिनट पहले छोड़ दिया हो इंडिया को। तो क्या याद रखना है कि 182 डेज या 60 डेज, 365 डेज के लिए कंपलसरी नहीं है कि पर्सन एक ही जगह पे स्टे हो, पहली बात। दूसरी बात, सर जरूरी नहीं है जो डे ऑफ अराइवल होगा वो भी कहां काउंटिंग होगा, इंडिया के अंदर। डे ऑफ डिपार्चर कहां काउंट होगा, इंडिया के अंदर माना जाएगा। कुछ पायलट्स होते हैं जो कि फ्यू आवर्स के लिए आते हैं, हमेशा होते हैं ना पायलट। मान लेते हैं कि आप दुबई का देखो, तो दुबई से और इंडिया का डिस्टेंस कितना है, बोलते हैं 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, दिन में 3 चक्कर मार लेते होंगे वो, हो सकता है। तो ऐसे पायलट के लिए प्रोविजन बनाया गया, उसका नंबर ऑफ आवर कितने रखते हैं उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ जी बताइए। हम्म, दूसरा चेक करेंगे, दूसरा अप्लाई होगा। अगर वो क्रू मेंबर है तो अप्लाई नहीं होगा, दूसरा वो चीज रहेगी।
ठीक है ना। इंडिया से बाहर जाने का आपको पता ही है, इंडिया से आप बाहर चले गए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, एक्सेप्शन। इंडिया में एज अ क्रू मेंबर आप जा रहे हो बाहर, तो उस केस में भी आपके क्या लगेगा, एक्सेप्शन। अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, उस केस के अंदर चेक करना पड़ेगा आपकी इनकम, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है या फिर नहीं है। अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो 160 दिन की जगह पे 120 दिन अप्लाई करके आपका चेक कर लेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति है जो कि किसी भी कंट्री के अंदर रेजिडेंट नहीं हुआ, लेकिन उससे इंडिया से 15 लाख रुपए की इनकम आ रही है, उसे बोलेंगे तुम इंडिया में एक दिन के लिए नहीं रुके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डीम्ड टू बी, डीम्ड का मतलब मानना पड़ेगा कि तुम इंडियन रेजिडेंट हो और तुम्हें यहां पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी सर मोटी मोटी बातें करें तो यहां पे कुछ रूल है। रूल क्या है, पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1। सर नोट नंबर 1 ये है, नो नीड टू स्टे इन इंडिया एट वन प्लेस। यानी कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया के एक ही प्लेस पे आपको रहना है, आप घूम सकते हो इंडिया में, तब भी काउंट होगा। डे ऑफ डिपार्चर मतलब जाने का, और डे ऑफ अराइवल बताओ कहां काउंट होगा, इंडिया में काउंट होगा। ठीक है ना। नॉटिकल माइल, कितने नॉटिकल माइल है, 12 नॉटिकल माइल तक होता है। नॉटिकल माइल किसके लिए यूज करता है, एक नॉटिकल माइल में कितना होता है, आप कल देख के आइएगा इसको, गूगल पे करेंगे, वैसे अभी नहीं करना गूगल। ठीक है, अगली क्लास में देख के आइएगा कि एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा है सर, अभी तक जो चेक किया ना एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, में फटाफट 2 मिनट के अंदर कंक्लूड करता हूं इसको, खत्म, अभी क्लास खत्म नहीं होने जा रही, तो मैं फटाफट से कंक्लूड करता हूं। सर किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 182 डेज अगर ये इंडिया के अंदर रह रहा है तो उसे रेजिडेंट बोलेंगे। अगर 182 डेज से बच गया तो उसके ऊपर अप्लाई होगा 60 डेज और 365 डेज लास्ट 4 ईयर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तुम इंडियन रेजिडेंट हो। लेकिन एक्सेप्शन 3 केसेस है। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाओगे तब आपके ऊपर सिर्फ 182 वाला अप्लाई होगा। क्रू मेंबर हो तो आपके ऊपर कौन सा अप्लाई होगा, 182 वाला। दूसरा, इंडियन ओरिजिन हो तब भी आपके ऊपर सिर्फ 182 वाला अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप इंडियन ओरिजिन हो और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, तो आपके ऊपर जो है दूसरी कंडीशन को भी अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ चेंजेस करते हुए। चेंजेस क्या है, वहां पे 120 डेज कर दिया जाएगा। एक और इसके अंदर डीम्ड रेजिडेंट का प्रोविजन आया लास्ट ईयर। क्या प्रोविजन था सर, अगर आप कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर रेजिडेंट नहीं हो पा रहे हो, लेकिन इंडिया के अंदर से आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर हो रहा है, तो आपके लिए हम 182 डेज 60-50 छोड़ो, बोलेंगे तुम रेजिडेंट हो और लाओ टैक्स, क्योंकि तुम बाहर तो बच गए, इंडिया से पैसा कमाई रहे हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यह है बेसिक कंडीशन। चेक करने के लिए 2 कंडीशन होते हैं, एक बेसिक एक एडिशनल। इसके बाद हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन भी अप्लाई होगा, तब जाके उससे हम टैक्स वसूलेंगे। यहां तक तो वो हो जाएगा सिर्फ रेजिडेंट। अब देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब बिल्कुल भाई इंडिया का, मतलब उसे तो टैक्स देना ही देना है, बच नहीं सकता। एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी NRI जिसे बोलते हैं, तो अब चेक करेंगे या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई बोले ना, तो मैं कई बार इसे NR वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं। NR मतलब नॉन, और इसके लिए मैं R वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, मतलब रेजिडेंट। अब किस किस का क्या क्या डाउट है देख लेते हैं, अब फटाफट से बताइए, फिर हम आगे टॉपिक पे चलेंगे।